हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के संबंध में। बीमा के सिद्धांत, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी प्रिंसिपल, दूसरा लीगल प्रिंसिपल। प्राइमरी प्रिंसिपल को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन अर्थात सहकारिता का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी संभावितता का सिद्धांत। प्राथमिक सिद्धांत, बीमा का वह सिद्धांत जिस पर बीमा की प्रणाली कार्य करती है, जिसे आधार स्तंभ या मूल आधार भी कहा जाता है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सहकारिता का सिद्धांत, जिसे बीमा का मूल मंत्र माना जाता है। जोखिम एवं जोखिम वहन करने से उत्पन्न होने वाली हानि को बांटने की स्वैच्छिक प्रणाली भी इसे कहा गया है। यह ऐसे लोगों का संघ है जो दूसरों के जीवन एवं दूसरों की संपत्ति पर भविष्य में उठाए जाने वाले जोखिम से उत्पन्न होने वाले हानि को एक दूसरे के बीच बांटने के उद्देश्य से परस्पर मिल जाते हैं, और इनके द्वारा एक कोष का निर्माण किया जाता है, जिसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति के द्वारा तय किया हुआ प्रीमियम देने पर उस प्रीमियम का संचय उस कोष में किया जाता है तथा भविष्य में उत्पन्न होने वाले दावों का भुगतान उसी कोष में निहित की गई राशि से होता है। इसलिए सहकारिता के सिद्धांत में एक सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करते हैं, अर्थात बीमा लेने वाला व्यक्ति बीमा के कार्य से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह माना जाता है। उसका यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वह तय किए गए समय पर लिए गए पॉलिसी पर दिया जाने वाला प्रीमियम संबंधित कंपनी को दे दे, और बीमा के कार्यों में लगे हुए वह व्यक्ति जो फील्ड में हो या ऑफिस में, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी व्यक्तियों की यह जवाबदेही होती है कि उनकी कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी जिस व्यक्ति ने क्रय किया, जिसके लिए उसने प्रीमियम दिया, तो उस बीमित व्यक्ति के प्रति बिना किसी वैध कारण के कंपनी की दी जाने वाली सुविधाओं में कोई कमी, कोई चूक या उस सुविधा को बिना किसी वैध कारण के समाप्त नहीं किया जाए। इसे ही सहकारिता कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावितता। संभावना उस परिस्थिति की जिसमें यदि कोई घटना भूतकाल में हो चुकी हो, परिस्थिति समान हो, तो भविष्य में भी उसके आकलन घटित होने का अवश्य होता है। भविष्य में होने वाली घटित घटना के फलस्वरूप उठाए जाने वाले जोखिम में उत्पन्न होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से भविष्य में जारी की जाने वाली पॉलिसी के संबंध में कंपनी को कितने व्यक्तियों के दावों का भुगतान करना पड़ सकता है, इसी का आकलन करना संभावितता कहलाता है, जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली हानि की मात्रा एवं सांख्यिकी के नियम का प्रयोग कर लिए जाने वाले तय करने वाले प्रीमियम का गणना का आधार माना जाता है। संभावनाओं की तलाश करते हुए कंपनी द्वारा महंग जड़ता के नियम का उपयोग कर मृत्यु तालिका का निर्माण किया जाता है, और इसी मृत्यु तालिका के आधार पर जारी की जाने वाली पॉलिसी के संबंध में लिए जाने वाले प्रीमियम तय किए जाते हैं। संभावितता का सिद्धांत प्रीमियम का आधार माना जाता है। संभावना होगी
तो कंपनी के द्वारा जारी की जाने वाली पॉलिसी पर लिया जाने वाला प्रीमियम तय करने में कंपनी को आसानी होती है। इसे ही संभावितता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद लीगल प्रिंसिपल आता है, जिसे विधिक सिद्धांत के नाम से आप जानते हैं। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, रूल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। और लास्ट आता है रूल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के संबंध में। विधिक सिद्धांत बीमा के कार्यों में वह सिद्धांत जो बीमा कराने वाले के हित से जुड़ा होता है, वह हित जो आर्थिक हित के रूप में गणना की जाती है, अर्थात बीमा कराने वाले का बीमित की जाने वाली वस्तु से वैसा संबंध जिसकी सुरक्षा कराने पर उसे लाभ प्राप्त होता हो तथा जिसमें भविष्य में होने वाली जोखिम से, घटित होने वाली घटना से उत्पन्न होने वाली हानि से आर्थिक क्षति होती हो। इसे ही बीमा योग्य हित कहा गया है। कंडीशन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। शर्त पहला, बीमा कराने वाले व्यक्ति के पास बीमा कराने के लिए किसी प्रकार की संपत्ति का होना, कोई वस्तु होना, किसी संपत्ति में अधिकार होना, भविष्य में किसी प्रकार के कोई दायित्व की उत्पत्ति होना। दूसरा, उस वस्तु से उसका वैध और निकटवर्ती संबंध होना। तीसरा, उस वस्तु के संबंध में बीमा कराने का उसे अधिकार होना। कहने का तात्पर्य है वह व्यक्ति जो जिस वस्तु के संबंध में बीमा कराने की इच्छा रखता हो, उस व्यक्ति का उस वस्तु के संबंध में पूर्ण एकाधिकार होना। दूसरा, नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आवश्यकताएं। पहला, वैधता। बीमा कार्यों में किए जाने वाले अनुबंध में यदि बीमा योग्य हित न हो तो वैसा किया गया अनुबंध अवैध या निष्प्रभावी माना जाता है। बीमा की संविदा को वैध होने के लिए बीमा कराने वाले का बीमा कराई जाने वाली वस्तु में बीमा योग्य हित होना आवश्यक माना गया है। दूसरा, क्षतिपूर्ति। बीमा कराने वाले व्यक्ति का स्वयं के जीवन में या बीमित वस्तु में बीमा योग्य हित होने के कारण भविष्य में घटित होने वाली घटना के फलस्वरूप क्षति उत्पन्न होने पर उसकी क्षतिपूर्ति उसे कंपनी से प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि बीमा योग्य हित नहीं होगा तो बीमा की संविदा ही क्रियान्वित नहीं होगी, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाली जोखिम से क्षतिपूर्ति का उद्देश्य जो बीमा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। तीसरा, दूसरे की संपत्ति में जोखिम से सुरक्षा। यदि बीमा योग्य हित नहीं होता तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर बीमा कराने के लिए किसी भी प्रकार की सीमा, दायरा या बाधा नहीं होती।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन का, उसकी संपत्ति का बीमा कराने हेतु स्वतंत्र होता और इस प्रकार कराए जाने वाले दूसरे की संपत्ति या जीवन का बीमा उसे इस बात का अधिकार दे देती कि वह इस प्रकार की प्राप्त की हुई पॉलिसी पर निश्चित किए गए बीमा धन की प्राप्ति के लिए दूसरे की संपत्ति या दूसरे का जीवन नष्ट करने की कोशिश करे, जिससे भविष्य में जोखिम उत्पन्न होने की संभावना अधिक बढ़ जाती। तीसरा, ओरिजिन ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा योग्य हित की उत्पत्ति के कारण कभी कभी परिस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को स्वयं की संपत्ति से अलग दूसरे की संपत्ति में भी बीमा योग्य हित उत्पन्न माना गया है। पहला, स्वामी के साथ सहस्वामित्व प्राप्त होने पर अपने हिस्से तक उसकी संपत्ति में बीमा योग्य हित होना। दूसरा, दूसरे की संपत्ति के उपभोग का अधिकार प्राप्त होने पर। तीसरा, किसी के द्वारा कोई संपत्ति दूसरे के पास बंधक रख देने पर बंधककर्ता का बंधक में रखी वस्तु पर बीमा योग्य हित उत्पन्न होना। ऋण देने वाले का ऋण की सीमा तक ऋणी के संपत्ति में बीमा योग्य हित होना। नियोक्ता का कर्मकार के जीवन में विवाह संबंध स्थापित होने पर पति पत्नी का एक दूसरे के जीवन में, अवयस्क संतान का माँ बाप के जीवन में, ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनमें दूसरे की जीवन, दूसरे की संपत्ति में बीमा योग्य हित उत्पन्न होता है। जीवन बीमा कराते समय व्यक्ति का बीमा पॉलिसी लेते वक्त यह साबित करना आवश्यक होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में बीमा योग्य हित है। समुद्री बीमा में बीमा कराते वक्त इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भविष्य में उठाए जाने वाले जोखिम से उत्पन्न होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करते समय यह साबित करना अनिवार्य होता है कि उस बीमित व्यक्ति का उस वस्तु में बीमा योग्य हित है। तीसरा, अग्नि बीमा में बीमित व्यक्ति के द्वारा पॉलिसी लेते वक्त तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करते वक्त दोनों समय यह साबित करना अनिवार्य होता है कि वह उस वस्तु में बीमा योग्य हित रखता है। परिस्थिति विशेष होने पर निम्न व्यक्तियों के बीच बीमा योग्य हित की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। पहला, वयस्क संतान का माँ बाप के जीवन में। दूसरा, भाई और बहन का किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित उत्पन्न नहीं माना जाता है। जीवन बीमा के अंतर्गत दूसरे के जीवन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को बीमा योग्य हित सन्निहित माना गया है। ऋण देने वाले का ऋण की सीमा तक ऋण लेने वाले के जीवन में, प्रतिभू का दी गई गारंटी की सीमा तक सप्रतिभुओं के जीवन में, हिस्सेदार का साझेदार का अपने हिस्से की सीमा तक अन्य साझेदारों के जीवन में, अवयस्क संतान का अपने माँ बाप के जीवन में, कंपनी का अधिकारी के जीवन में, नौकर का
मालिक के जीवन में बीमा योग्य हित माना गया है। इसे ही हम लोग बीमा योग्य जहाज के मालिक के द्वारा जहाज में जहाज के मूल्य तक, जहाज को किराए पर लेने वाले व्यक्ति का माल भाड़ा के संबंध में, बीमा पर व्यय होने वाले खर्च की सीमा तक, जहाज पर ऋण लेने पर ऋण देने वाले बैंकर या ऋणदाता का ऋण की सीमा तक, स्वामी का अपने माल में माल भाड़ा एवं बीमा व्यय पर होने वाले खर्च की सीमा तक बीमा योग्य हित निहित माना गया है। न्यासी का न्यास की संपत्ति में, निक्षेप ग्रहीता का निक्षेप में रखी हुई वस्तु में, संपत्ति में बीमा योग्य हित सन्निहित माना गया है। एक केस है चांदमल जैन बनाम जनरल इंश्योरेंस सोसाइटी, AIR 1958, कलकत्ता 348। इस वाद में उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि बीमित व्यक्ति के द्वारा ली गई पॉलिसी चूंकि अग्नि बीमा से संबंधित थी, इसलिए उस व्यक्ति को कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए यह साबित करना आवश्यक होगा कि उसके वस्तु में होने वाली क्षति वास्तव में अग्नि के द्वारा हुई थी। इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के अंतर्गत अग्नि बीमा हेतु ली गई पॉलिसी में बीमा कराने वाले व्यक्ति को पॉलिसी लेते वक्त तथा भविष्य में उठाए जाने वाले जोखिम से उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति कराते समय उस वस्तु के संबंध में बीमा योग्य हित है, इसे साबित करना अनिवार्य होगा। इसे ही बीमा योग्य हित का सिद्धांत कहते हैं। That's all. Thank you.